होता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्लूइड मोशन। तो जैसे फ्लूइड है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लूइड के लिए किसकी, उसके नेचर ऑफ फ्लो की, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ फ्लो है वो दो टाइप का है। एक तो होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है जब आपने देखा होगा कई बार आप क्या करते हो, टैप ओपन करते हो तो पानी बड़ा स्मूथली नीचे आता है, हाँ ना, और आवाज बिल्कुल नहीं आती जब पानी बाहर आता है। और कई बार आप उसको और ज्यादा खोलते हो तो उसमें आवाज आती है, हाँ ना। बात में जैसे तुमने देखा, अगर तुमने अगरबत्ती को जलाया है तो एक हाइट तक जो स्मोक है एकदम सीधी सीधी चलती है, और फिर ऊपर आते ऐसे घूम सी जाती है। तो वो एकदम से घूम सी जाती है ना, जहाँ पे मोशन को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सा किधर जाएगा पार्टिकल, दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो, हाँ है ना। और जो दूसरा मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स एकदम स्मूथली मूव करते हैं जिसमें पार्टिकल एकदम स्मूथली मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, हाँ है ना। लॉजिक समझ में आ गया, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आ गया। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि अगर मान लो ये क्यूब है, तो इसके अंदर इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी। इस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल आएगा उसकी वेलोसिटी सेम ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, बोल रहा हूं इस पॉइंट पे जो भी लिक्विड का पार्टिकल आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, उसकी वेलोसिटी सेम होगी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किसी गिवन पॉइंट के ऊपर बिकम्स कांस्टेंट विद टाइम, है ना। कोई भी आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। अब स्ट्रीमलाइन किसको बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन है कि ये जो सेम सेम वेलोसिटी वाले जो पॉइंट्स है ना, तो एक मॉलिक्यूल की जो भी वेलोसिटी हो सकती है ड्यूरिंग मोशन, उन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर दो। बात समझ में, स्ट्रीमलाइन। अब जहां पे ये स्ट्रीमलाइन क्या होगी, एकदम क्लोज होगी, वहां पे स्पीड क्या होगी ज्यादा, और जहां पे दूर होगी वहां पे क्या होगी कम। जैसे अगर मैं बोलूं एक ट्यूब ऐसे है, तो मेरे को एक बार बताओ इसके थ्रू एक सेकंड में ज्यादा पानी जा रहा है, इसके थ्रू एक सेकंड में ज्यादा पानी जा रहा है, दोनों में बराबर ही जा रहा है, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, है ना। यस भैया ऐसे आई बात समझिए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, स्ट्रीम लाइंस बनाओगे, स्ट्रीम लाइंस। तो अब एक चीज सोचो, यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस क्या होंगी, पास पास में होंगी, तो पास पास में रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, क्या वाली स्ट्रीम लाइंस, है ना। तो ये जब स्ट्रीम लाइंस होती है, ठीक है, ये एक दूसरे इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती स्ट्रीम लाइंस होगी, है ना। इसलिए आपको एकदम स्मूथली चीज चलती दिखेगी, लिक्विड एकदम स्मूथली फ्लो होता होता है। लेकिन अगर ये आपस में इंटरसेक्ट होने लग जाए, इसका मतलब कि कौन सा फ्लो हो गया, टर्बुलेंट, क्या बात अच्छी तरह। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट हम समझ में आ गया, ठीक है। तो डेफिनेशन तो लिख लेना स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट की, क्योंकि ठीक है, इसकी आपको रीडिंग जो लगानी है ना, वो लगानी है एनसीईआरटी से। किससे लगानी है, एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग लगानी। मैंने पहले भी कहा कि एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दे रखा है, तो एनसीईआरटी से बस बेसिक आपको आइडिया लग गया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो लिक्विड के अंदर ऐसे भी में रीडिंग लगाओगे तो बोलोगे कि रोटेशनल होना चाहिए। अब ये बात बताइए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो नॉन विस्कस हो, बिल्कुल
दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन नॉन कंप्रेसिबल हो, कंप्रेस ना हो पाए, जैसे गैसेस कंप्रेस हो जाती है, हाँ या ना, लेकिन लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होने चाहिए। और इरोटेशनल हो। अब इरोटेशन का मतलब क्या है? इरोटेशन का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे बाल्टी है, बाल्टी में जो पानी है अगर आप हाथ डाल के उसको यूं घुमाओगे तो सारा पानी घूमने लग जाता है, हाँ है ना। तो रोटेशन क्या है, जैसे अगर अपन इसी क्लास में एकदम एकदम पास पास में खूब सारी भीड़ लग जाए तो एक बंदा घूमेगा, तो सबको ईज आउट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब एक साथ एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे घूमने लग जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण घूमने लग जाएंगे, हाँ है। इरोटेशन का मतलब है एक बंदा घूमेगा बाकी नहीं घूमेंगे, दैट इज वो चारों तरफ से फ्रिक्शन लेस है। अभी रोटेशन का मतलब समझ में आया कि लिक्विड क्या हो, इरोटेशनल, हाँ है ना। तो जब किसी लिक्विड की ये तीन प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल, उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन भी पता चली है ना। बस मैं बताता जा रहा हूँ, ये जो तुम्हें थ्योरेटिकल बातें जो एनसीईआरटी से पढ़ोगे पता चल जाएगा, एचसीवी से पढ़ोगे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं तो कुछ अलग बात बताना चाहता हूँ जो रियली में एप्लीकेशन की है। अब एक बार बताओ, जब स्ट्रीम लाइन के अंदर कोई चीज चल रही होगी, लिक्विड चल रहा होगा, विस्कस है नहीं तो इंटरनल फ्रिक्शन है नहीं, रोटेशनल एनर्जी आएगी नहीं मॉलिक्यूल्स के पास, तो इसके अंदर टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, और आवाज भी नहीं आती, वो जो आवाज नहीं आती उसके कारण साउंड मतलब एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ? तो पहली बात तो ये, जो भी स्टडी कर रहे हो कैसे फ्लो की कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन की कर रहे हैं, टर्बुलेंट की हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल के हमें पता नहीं चलेगा, सही बात है, ठीक है। अब बात ये है कि एक चीज होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब समझिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, समझ गए, समझ लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर एक ट्यूब है और इसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, तो एक सेकंड के अंदर यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स कितनी दूर आ जाएंगे, एक सेकंड में, हाँ नहीं कितने आ जाएंगे, V1 यार यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में कितने, जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड कितनी दूरी आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी V1, तो एक सेकंड में ये कितनी आगे आ जाएंगे V2 आ जाएंगे। ये वाला वॉल्यूम कितना हो गया A1 B1, और ये वाला वॉल्यूम कितना हो गया A2 B2, सही बात है, ये हो गया A1 B1 और ये क्या हो गया A2 B2। तो ये जो A1 B1 आया और A2 B2 आया, आपको पता है एक ट्यूब के अंदर जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आ रहा 5 लीटर है, जा रहा 3 लीटर है, तो इसको तो ओबेसिटी हो जाएगी, तो आया ना। और अगर मान लो आ रहा 3 लीटर है और जा रहा 5 लीटर है, तो फिर तो पानी की क्राइसिस खत्म हो जाएगी, आया ना। तो एक ट्यूब के अंदर स्टेडी फ्लो के अंदर जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। इस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज इट शुड बी कांस्टेंट, दैट इज A into V should be constant. It means अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब वेलोसिटी क्या जाएगी। तो तुमने देखा होगा गार्डन हॉस पाइप, जब पानी छिड़कते हो तुम आगे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हो ताकि वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, ताकि पानी ज्यादा दूर तक आप भेज पाओ, छिड़क सको। ये लॉजिक समझ में आया। इसलिए तुमने देखा होगा फाउंटेन होता है, पानी को ऐसे हॉस पाइप को यो कर दो तो जैसे जैसे तुम ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता जाएगा, इसका इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती जाएगी इसकी कम होती जाएगी।
तुमने देखा होगा लस्सी बनाते टाइम लोग क्या करते हैं, ऐसे को ऊपर से गिराते हैं। तो जब ज्यादा ऊपर से गिराएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे पहुंच वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। देखा है तुमने ऐसा? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की उसमें ऊपर से डाल मैंने लस्सी बनाई नहीं। ठीक है चलो, ये तो हो गया आइडियल फ्लूइड के लिए। लेकिन अगर मान लो फ्लूइड कंप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे आप रो वन डेंसिटी मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, तो जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर जाना चाहिए, वॉल्यूम से ज्यादा लेना जाना चाहिए। तो क्या बोलोगे, A1 V1 रो 1 शुड बी इक्वल टू A2 V2 रो 2, है ना? ये किसके लिए आ गया, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आ गया। पेपर तो सब सभी के सर क्या सर हमारे मार्च में हमारे फरवरी लास्ट वीक फर्स्ट मंथ से स्टार्ट 720 को स्टेट बोर्ड। अच्छा तुम्हारे तो बोर्ड ठीक है तो सही है तुम्हें तो बढ़िया कल एक बच्चा आता है मेरे पास है, वो कहता है जो न्यू बैच शुरू हुआ है ना, जिसका नवंबर में कोर्स स्टार्ट हुआ था, उनका कोर्स पेंडिंग है तो थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी, तो थोड़ा समझ में तो कम ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम आने वाले हैं। तो वो आके कहता है सर आराम से करो। मैं बोला क्यों यार पेपर नहीं है क्या? मैं यार समझ में नहीं आया तो पास कैसे हो गए? तो पता क्या कहते हैं मेरे को, सर पेपर देने के लिए तो किताब ले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमें तो समझने की टेंशन है। ये है मैं यार ये सही है, घर पे एकदम कोई बच्चा रहता है ना, तो वो बोलो यार ये, वो कहता है सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्कूल के अंदर तो सिलेबस नहीं कराओगे तो भी पास हो जाऊंगा। यार कैसे हो जाएगा? बोले सर मैं किताब ही साथ में ले जाऊंगा। एकदम सही, पर उसको ये नहीं पता कि भैया चीटिंग करने के लिए भी तो पता होना चाहिए ना, एक क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखा हुआ कहाँ पे है। जब चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ तो किताब कर भी क्या लेगा, पता भी तो चलना चाहिए किताब में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। लेकिन बंदे सही है यार, हम ऐसे नहीं करते। अरे यार अपन पास होने के लिए मेहनत कर ही नहीं, मैं इतना मान के चलता हूँ कि अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँ ना और स्कूल वाले भी ना पढ़ाए तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करो तो तुम पास हो जाओ। ठीक है, क्योंकि यार पता है कि पास होने के लिए तो सेल्फ स्टडी चाहिए। ठीक है, गांव के यार बच्चे ना उनको ऐसे होता है ना, तो स्कूल का होता है और ना कोचिंग, और फिर भी बढ़िया बढ़िया परसेंटेज लेकर आते हैं। अब सुनो, अब है जिसका नाम है बर्नौली इक्वेशन या बर्नौली थ्योरम। बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन यार हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछा जाता है और बहुत ही आसान है, a1 b1 = a2 b2, अप्लाई करना भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं थोड़ा लॉजिक चाहिए। अब सुनो ध्यान से जो मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं इसे बनना था।
सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन कहती है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए लगती है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लगती है, जहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो जो टोटल एनर्जी का सम है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब टोटल एनर्जी का सम क्या होगा? अब एक बार बताओ, आपके पास एक मान लो एक क्यूब है जिसमें पानी है, है ना? तो अगर ये क्यूब है जिसमें पानी जा रहा है या कोई भी लिक्विड जा रहा है, तो आप इस पूरे की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी निकालोगे, आप एक छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। तो आप क्या करोगे, कोई भी थोड़ा सा पोर्शन लोगे, ठीक है? तो मैं कह रहा था जो मास लेना ही है ना, वो यूनिट वॉल्यूम का ले लो, तो वो डेंसिटी हो जाएगी। मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट डेंसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लूं, कहीं पे भी ले लूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर इसकी मान लो एक ग्राउंड से यहाँ से hi2 पर है, इसको मान लो ये hi2 पर है, वेलोसिटी इसकी v है, तो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी, h। देखिए होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर एक चीज और है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर को हमने फोर्स अपॉन एरिया की टर्म्स में देखा है। आज हम इसको अलग तरीके से विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। वैसे क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर से डिवाइड कर दो, न्यूटन इनटू मीटर जूल होता है, और नीचे वॉल्यूम बन गया। तो प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, है ना? क्योंकि आपको पता है एक गैस है, कंप्रेस्ड है, हायर प्रेशर है, उसके पास एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ डूइंग पर, है ना? सही बात है एकदम। तो साथ में इसमें और क्या जोड़ दोगे, और इन सब का सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और तो कोई लॉस नहीं रहा। ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, पक्की बात है, ये चीज डिक्रीज कर रही है, ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रही है। तो मतलब इन तीनों का बैलेंस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमने जो बैलेंस देखा था उसे दो के बीच में था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन में एक एनर्जी और आ जाती है, दैट इज प्रेशर, ठीक है? तो प्रेशर भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। So Bernoulli theorem is there. Bernoulli equation is based on what, conservation of energy, and it states that the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume should be constant. This is known as Bernoulli theorem, और इस इक्वेशन को बोलते हैं Bernoulli equation। कल किस चीज का पेपर की रिव्यू है, कल का ऑफ है, ठीक है? मंडे को दो दिन पहले मुझे बोल रहा था सर इतना सिलेबस हो गया, समझ नहीं आ रहा, टाइम थोड़ी छुट्टी मिल जाए तो ठीक है। यस सर, यस ठीक है। अब मिल गई तो भी लोगों को प्रॉब्लम, बोलो मंडे को लगाते हैं कि क्लास। Bernoulli theorem, it states that the sum of pressure, potential energy per unit volume, kinetic energy per unit volume
इज कांस्टेंट। अब बेसिक स्टेटमेंट मैंने तुम्हें समझा दिया, लेकिन अगर स्टेटमेंट लिखोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये डेरिवेशन कर दोगे स्कूल में तो 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे। ऐसे नहीं करने उधर, उसमें वैसे करनी है जैसे मैं बता रहा हूँ, और इसको रट लेना, पक्का पूछा जाएगा स्कूल के अंदर, ठीक है। काम की है नहीं, लेकिन फिर भी डेरिवेशन कर लेते हैं। सुनो, इधर ध्यान, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वेलोसिटी V2 और प्रेशर V2 है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें लिक्विड यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अब सुनो, इतना सा जो पोर्शन होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, A1 B1। तो इसका मास क्या होगा, ρ1 A1 B1, ये इसका मास हो गया। तो इस पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m into V1 का स्क्वायर। ऐसे ही इसकी हाइट यहाँ से h1 है और इसकी हाइट यहाँ से h2 है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल, इसका कितने मास ले लोगे, ρ1 A1 V1 m into g into h, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब एक चीज बताओ, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पोजीशन थी, ऐसे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कैसे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी सेकंड पोजीशन थी। दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट। ऐसे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी इस पॉइंट पे, अंतर क्या आएगा वो पता चल जाएगा। यस सर। अब मैकेनिकल एनर्जी में कोई ना कोई चेंज आएगा, और मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आता है ना वो किसके कारण आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। जैसे अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी mgh मान लेते हो, मान लो इसको मैं h/2 हाइट पर और लेके चला गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 3h/2, तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हुई है। yes, मैंने वर्क किया है और मैं जो वर्क करता हूँ वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से गिरा देता या मैं इसको फेंक देता तो आप देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक और यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इन दोनों का सम सेम ही रहता है। इट मींस मैकेनिकल एनर्जी किसके कारण चेंज होती है, नॉन कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा, प्रेशर होता है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का चेंज देखेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल यही है इसको सॉल्व करने का। हो सकता है कि डेरिवेशन देखो तुम्हें समझ में नहीं है, पर लॉजिक यही है इसका। तो इसके अंदर अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हाफ V1। अब पूरे लिक्विड की डेंसिटी में सेम ही मान लेता हूं, तो रो ही मान लो, तो रो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो रो A1 B1 का एक स्क्वायर, लेकिन पहले फाइनल लेना तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सर वॉल्यूम भी तो आएगी, क्या है A1 B1 तो वेलोसिटी स्क्वायर तो है, V क्यूब हो जाएगा ना, V क्यूब क्यों होगा सर, वेलोसिटी वॉल्यूम, ये क्या चीज है, A1 B1 क्या चीज है, नहीं क्या है, वॉल्यूम है। यस, रो से मल्टीप्लाई करके मास आ गया, हाफ m into v स्क्वायर
तो V1 क्यू बन गया है प्लस हाफ रो A1 V1 इंटू G इंटू H1, लेकिन अब यहाँ पे सारी जगह 2 करना पड़ेगा और इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, हाफ रो A1 V1 क्यूब। सर को टेंशन लगेगा, हाफ नहीं आएगा, रो A1 V1 G into H1 यहाँ तक लिखो यार, क्योंकि जगह कम है ना बोर्ड पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक लिखो ज्यादा ले लिया। अब सुनो, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, P1 A1, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, P2 A2। तो यहाँ पे जो फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो वर्क कितना हो गया, P1 A1 into P1 एक सेकंड में, और यहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ होगा तो माइनस P2 A2 B2। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ये क्या आ गया, ये तो वर्क डन आ गया। यस, वर्क डन शुड बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आया ना। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर दो, जैसे तुम इसको इसके साथ इक्वेट करोगे तो तुम एक चीज देखोगे सॉल्व करने पे, P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू G इंटू H1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2। या सॉल्व करके देखो, एक दिमाग लगा लेना, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी भी साथ में लगा लेना। A1 B1 और A2 B2 सेम ही चीज है, दोनों का प्रोडक्ट, वो गायब हो जाएगा दोनों तरफ से। क्योंकि इधर देखो ये क्या होगा, A1 B1 भी वॉल्यूम है, A2 B2 भी, A2 B2 भी, A2 B2 भी, A1 B1 भी, और ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, इस स्टेप के अंदर इसी की प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि इसको किससे गायब करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा के, और फिर देखो तुम्हारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा आ गया है, नेक्स्ट पेज पे एक बार शुरू से फिर से डिराइव कर लो इसको बिना देखे, पक्का आएगा स्कूल के अंदर 101% बता रहा हूं। और है भी एकदम सिंपल, सिर्फ इतना ही पता है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लॉजिक समझ में आ गया?
आया समझ में? बेटा तुम हाँ भाई बेटा तो मिटा रहा हूँ इसको। एक बार तुम वापस कर इसको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे मैंने कहा है। एक बार फिर से डिजाइन करो इसको नेक्स्ट पेज पे। अब बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट तो तुम लिख ही लोगे इसके।
इधर जा, एक चीज सुनो, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, लिक्विड हमेशा की तरह से फ्लो करता है, पड़ा हुआ पड़ा ना, इनमें से कौन सा सही है? लिक्विड की तरफ फ्लो कर रहा है, ये इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो कौन सा सही है? किसे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? ऑब्वियसली बात है, कौन सा सही है? फर्स्ट लेटर। अब सुनो क्यों, अब सुन लो तो क्यों, अब सेकंड तो है ही, क्या समझते हैं किस हेड पे होगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, सबको पता है। बर्नौली इक्वेशन लगा दो, P1 प्लस हाफ रूट V1 स्क्वायर, जो हाइट इसकी है वो हाइट इसकी है ग्राउंड से, सेंटर ऑफ मास की लेते हैं हमेशा, तो बताइए पोटेंशियल रहेगा, तो वो तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू V2 प्लस हाफ रूट V2 स्क्वायर। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, आया ना, क्या कहा, वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो ये वाली चीज ज्यादा होगी, तो पक्की बात है ये वैल्यू क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तब ध्यान से सब जो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, वहां पर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो बैलेंस रहना चाहिए, तो प्रेशर एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, प्रोवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी सेम है, प्रोवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ठीक है। ये दोनों का ग्राउंड से लेवल हाइट सेम है ना, ये सेक्शन ले लो या ये सेक्शन ले लो, बात समझ में नहीं, तो प्रोवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। फिर एक बात ये है कि लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वो लॉजिक एक्चुअली में वो लॉजिक तो बाद की बात है, पहले जो बात समझने वाली वो ये है, ये बात तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ये इधर फोर्स प्रेशर ज्यादा और इधर प्रेशर क्या है, कम, सॉरी यहाँ पे कम और इधर ज्यादा, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, वेरी नॉन इंट्यूटिव। पर तुम एक चीज सोचो, इधर से इधर जा रही हो तो एक्सीलरेशन किधर है एक्चुअली, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, आया ना, और वेलोसिटी कम हो रही है, तो आप एक छोटा सा सेक्शन अगर ऐसा मान भी लोगे तो पक्की बात है यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, फोर्स करना चाहिए ज्यादा और ये फोर्स करना चाहिए कम, तो इस पॉइंट में प्रेशर क्या होना चाहिए ज्यादा और इस पे क्या होना चाहिए कम, थोड़ा सा बन गया, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन ये बड़ी काम की चीज है कि अगर आपके लिए क्या है,
पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो क्या होगा, जहां वेलोसिटी बोलते जाओ। जनरली एक लॉजिक लगता है कि इन पेजेस के बीच में अगर मैं एयर ब्लो करूं तो ये दोनों दूर जाने चाहिए, क्योंकि एयर रहेगी तो दूर जाने चाहिए। क्या हो रहा है, चिपक रहे है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा हुई ना, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया कम, तो बाहर तो प्रेशर ज्यादा है, तो दोनों तरफ से फोर्स लगे तो चिपकेगी। इसलिए तुमने देखा जब तुम पंखा ऑन करते हो ना तो पर्दे आगे की तरफ आते हैं, तो इसलिए तो उल्टा लॉजिक होना चाहिए ना, उधर पीछे की तरफ आ चले तब आगे आने चाहिए। पंखा ऑन करने से पर्दे क्यों आगे? वो इसलिए क्योंकि सामने की तरफ वेलोसिटी क्या हो गई एयर की ज्यादा, और सामने की तरफ अगर एयर की वेलोसिटी हो गई ज्यादा तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया कम, तो यहाँ प्रेशर क्या है ज्यादा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो फिर बस ऊपर की तरफ उड़ गई। अब कुछ लॉजिक समझ में आने लगा? ठीक है, और एप्लीकेशन बता दो मेरे को, एक बार बताओ, फ्रिस्बी देखी ना तुमने? yes, तुमने देखा होगा फ्रिस्बी अगर तुम इस लेवल पे भी घुमाते हो ना तो ऊपर लिफ्ट हो जाती है कई बार, है ना? जब फेंकते हो तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है फिर नीचे जाती है ना? तो जब एक बार है ना फ्रिस्बी की शेप का आइडिया लगाओ तुम, क्या है फ्रिस्बी? कुछ ऐसे होती है, ऐसी शेप होती है फ्रिस्बी। अब देखो सामने से जो एयर आएगी ना, तो जो एयर इस सेक्शन पे टकराएगी वो ज्यादा से ज्यादा एयर किधर से जाएगी, ऊपर से जाएगी इसके नीचे से जाएगी, इधर से जाएगी, ऑब्वियसली बात है इधर से जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जो भी टकराएगी वो भी इधर से जाएगी, तो यहाँ इधर से जाएगी तो यहाँ पे एयर की वेलोसिटी क्या देगी और यहाँ क्या देगी, तो जहाँ एयर की वेलोसिटी का वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा कम, यहाँ प्रेशर क्या है ज्यादा, इस पे नेट फोर्स किधर लग गया ऊपर की तरफ है वेट के कारण, क्योंकि इसकी ये जो वेलोसिटी वो कम होती जाती है, अब ये वेलोसिटी कम होगी तो ये वेलोसिटी कम होगी, फिर नीचे आने लग जाएगी वेट के कारण। ठीक है, तो यही किया जाता है, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना उड़ते टाइम चेंज किए जाते हैं, वो पीछे वो फ्लैट इस तरह से किए जाते हैं कि क्या हो, जब उसको लिफ्ट करना है तो उसके आगे कुछ ऐसा पोर्शन होना चाहिए ताकि जो एयर टकराए ना वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर से भी हो, और ऊपर से जाएगी तो फिर इधर वेलोसिटी कम इधर वेलोसिटी ज्यादा, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा। तो तुमने देखा होगा एरोप्लेन को ऐसे थोड़ी करता है, ऐसे फ्लैप करके थोड़ी उड़ता है एरोप्लेन के, आया ना? उसका लॉजिक बर्नौली है। सर आपने एरोप्लेन के सारे लॉजिक दे दिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बस उड़ाना है, कहां तो दिए यार, आसान होता है तो एक के बाद 16 पे तुम लाइसेंस ले सकते हैं प्राइवेट लाइसेंस 16 गाड़ी चलाने से पहले अब तो सीख गया, तो सीख गया बस, अब तो प्ले भी करेगी ना, उसी के लिए पढ़ रहा है तू, अब सिर्फ खरीदने की बात है, सिखा तो दिया ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेव पढ़ाऊंगा तो तुम्हें म्यूजिशियन भी बना दूंगा, ठीक है? पेड़ पर रहेगा तो जुगाड़ दे देंगे, ठीक है? अब सुनो और एग्जांपल सुनो, क्या एग्जांपल, एक एग्जांपल की पता चला। अब ना यही रीजन होता है जब कार्डियक अरेस्ट आता है, कार्डियक अरेस्ट, सुनो क्यों होता क्या है कि जो आपकी जो आर्टरीज है उसके अंदर क्या है, आर्टरीज के अंदर कुछ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर जैसे कम होगा सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा ही कांस्टेंट हो जाएगी, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। पहला आई बात समझिए। अब होता क्या है, जैसे कार्डियक अरेस्ट है, अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है ये फिर से ओपन हुआ, फिर तुमने देखा यार कई बार बोलते हैं ना 2 हार्ट अटैक आ गए, 3 आ गए, एक के बाद एक आ गए,
तो वो क्या है, बार बार में जैसे ही ये थोड़ा सा ओपन हुआ फिर से स्पीड बढ़ी, ज्यादा स्पीड होगी फिर से कांस्टेंट कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में? इसको बोलते कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल, एक तो देखो हाई ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियस बात है, लॉजिक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा होगी है, आया ना? बात समझ में नहीं? वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आर्टरीज के अंदर। सर पर जैसे नाम में तो है कि हाई ब्लड प्रेशर, और फिर लेकिन आर्टरीज के अंदर प्रेशर लो हो रहा है, तो हो सकता है सराउंडिंग के बारे में बताते हो। हाई ब्लड प्रेशर पढ़ा है इसके बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय हाई ब्लड प्रेशर? सर ब्लड प्रेशर लो तो कार्डियक अरेस्ट नहीं आ सकता हैं? मतलब ब्लड प्रेशर एक आर्टरीज एक्सपैंड हो जाएगी। मेरे को ये तो पता है, अगर हार्ट नहीं हो तो कार्डियक अरेस्ट नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी तो मेरे को पता नहीं है। सुनो सुनो सुनो, ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, तो लिख दो ये वाला लॉजिक, जहां प्रेशर जाता है। एप्लीकेशन, कुछ तो एप्लीकेशन पता चली गई है तो बेचती है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, अब समझो क्या होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स है एक कंटेनर, इसमें है ना इस लेवल तक कैपिटल एच हाइट तक है ना लिक्विड फिल्ड है, और इसमें यहाँ पे होल कर दिया गया, इसको बोलते हैं ऑरिफाइस, स्मॉल होल एज कंपेयर्ड टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ऐसे तुम मान लो बड़ी टैंक की, उसमें से अगर आपने एक टैप को ऑन कर दिया तो इसमें पानी नीचे जाता हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता ना, वेलोसिटी लगभग जीरो ही लगती है। यहाँ से जो बाहर निकलेगा लिक्विड उसकी वेलोसिटी भी मान लो v2 मान लो, इसकी वेलोसिटी v1 मान लो, लेकिन विच विल बी क्लोज टू जीरो। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 मान लो, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 मान लो, ये वेलोसिटी क्लोज टू जीरो तभी होगी जब a1 इज मच 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 लार्जर देन a2 होगा। यहाँ से ये हाइट h है, इसको डेटम लाइन मान लो और बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे। आया ना? तो सबसे पहले यहाँ वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, लगभग जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, h। पोटेंशियल प्रेशर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होगा लगभग p0। लॉजिक आ गया सर? जस्ट इसके यहाँ पे अंदर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, p0 प्लस रो जी एच, और यहाँ वेलोसिटी क्या है, v2। सही बात है? गड़बड़ हो गई, यहाँ की पोटेंशियल कैपिटल H माइनस, अब ध्यान से देखो p0 से p0 गायब हो जाएगा, रो जी कैपिटल H, रो जी कैपिटल H गायब हो जाएगा, रो जी माइनस h इधर आ जाएगा, तो रो जी स्मॉल h इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, रो जीरो गायब तो v2 किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2gh आ जाएगा।
तो अगर लिक्विड सरफेस से h हाइट नीचे अगर एक होल जा रहे हैं उसमें जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी √2gh। और एक चीज होती है जिसे बोलते हैं टॉरिसली थ्योरम, TORICLLI, टॉरिसली थ्योरम। टॉरिसली थ्योरम कहती है कि अगर आप इस फ्री सरफेस से हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में छोड़ दो तो वो जो वेलोसिटी अटेन करेगा h हाइट नीचे आने पे वो उसी के बराबर होगी जो स्पीड ऑफ फ्लक्स होगी, जिसमें वाटर सरफेस जो ओरिफाइड से कितनी ऊपर है, h हाइट ऊपर है। ये टॉरिसली थ्योरम की समझ में आ गया? यस पक्का। स्पीड ऑफ फ्लक्स समझ में आ गया? तो स्पीड ऑफ फ्लक्स क्या है? तुझे देखा ऐसे कई बार जो जग होता है वो टूट जाता है उसका हैंडल, तो उसमें जो पिंस लगी रहती है ना उसमें होल हो जाता है, तो पानी डालते तो उसमें से पानी बाहर आता है, दैट इज स्पीड ऑफ फ्लक्स। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। टॉरिसली थ्योरम समझ में आ गई? लॉजिकली बता दो क्या टॉरिसली थ्योरम, डेफिनेशन जोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है और जो ओरिफाइस है इन दोनों के बीच की हाइट h है, तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी इस ओरिफाइस के will be equal to the velocity attained by a free falling object by descending the height, which is equal to the distance between free surface of the liquid and orifice। अब कैसे बना लें इसको इंग्लिश में? इसको क्या बोलते हैं? टॉरिसली फ्री फॉलिंग √2gh वेलोसिटी नहीं होती है, तो वही तो है। तो इसको सॉल्व करने से, बर्नौली इक्वेशंस को सॉल्व करने से वही आंसर आ रहा है जो उसके बराबर आता है, पर ये वो लॉजिक नहीं है सॉल्व करने का। तो इसने ये कहा कि ये जो आंसर आ रहा है ये उसके बराबर आता है, इसको एक नया नाम दे दिया, टॉरिसली ने बताई थी ये बात, इसको टॉरिसली थ्योरम बोलते हैं। टॉर्स वही जिसके नाम पर यही है। और इसीलिए जो वो लिखा है v2 वो मतलब h माइनस यहाँ से सॉल्व करने से पता चला है नहीं वो ऊपर वाला कौन मतलब कि एक कैपिटल h है और कैपिटल h तो क्या है जो बेस है इसका, जितनी हाइट तक पानी भरा हो कंटेनर में तो वो है, और स्मॉल h है जो होल है बिल्कुल।
एक बात बताओ मेरे को, एक टैप है उसमें से पानी बाहर आ रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है या इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है? दोनों पे बराबर, क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर से ऊपर। अरे यार यहाँ प्रेशर ज्यादा है, कम भी हो सकता है, पानी ऐसे फ्लो ही कर रहा है, तो दोनों जगह प्रेशर क्या सेम ही है। तो यहाँ पे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है ना, उसके कारण लॉस बढ़ेगा कि प्रेशर डिफरेंस के कारण। हाँ है ना। इस केस में क्या है, यहाँ जो प्रेशर और जो लिक्विड तुम बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी ले रहे हो ना, तो प्रेशर भी इसी का ले रहे हो, इसका प्रेशर आ गया P नॉट और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी एच माइनस एच, पोटेंशियल एनर्जी हो गई प्लस काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाँ है ना। तो इस केस में प्रेशर क्या हो जाएगी, सेम लेवल पे थे तो हाइट गायब हो गई थी, अभी अलग टाइप का है ना कि इस बार प्रेशर सेम है, तो अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सा हो गया, तो बिल्कुल वो कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी टाइप ही हो गया, इसलिए सेम आंसर आ रहा है √2gh। ये तो करते हैं। यस सर। अब बात ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, अब मैं देखना चाहता हूँ पानी कितनी दूर जाके गिरेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये टाइम लगेगा। तो ये जो रेंज होगी v2 into t, तो v2 क्या है √2g h और फिर 2h माइनस h डिवाइडेड बाय g, यही है ना आंसर। ये से ये गायब, तो आंसर क्या आ जाएगा 2h into h माइनस h। अब एक लॉजिक समझना, ये डिस्टेंस मान लो 10 मीटर, यहाँ से 1 मीटर यहाँ पे होल किया, तो इसके हिसाब से देखो क्या है 1 into 9 ग्रेड 10 है, तो और यहाँ से 1 मीटर ऊपर किया तो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ये तो 9 हो जाएगा। है ना, बात समझ आ रही है? ये 9 है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से लिक्विड आए और यहाँ से लिक्विड आए सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, फिर यहाँ से लिक्विड आए और यहाँ से लिक्विड आए सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे, तो ये बताओ मैक्सिमम दूरी वाला कौन सा होगा, तो सेंटर पे होगा। है ना, बस ये भी आ गया, तो जो डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस निकाल सकते हो। किस लेवल पे इमेज बनाया जाए ताकि लिक्विड की डिस्टेंस क्या आए, मैक्सिमम आए। बिल्कुल सेम ही है। अब सुनो, एससीवी के क्वेश्चन कर लेना। यस सर।